सो वी आर लाइव नाउ। दिस इज तृप्ति एंड वेलकम टू तृप्ति ट्यूटोरियल्स। डिस्कस करेंगे सीजी ज्योग्राफी और सीजी ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा नदी अपवाह तंत्र वाला जो चैप्टर है वो चल रहा है, राइट। इससे पहले हमने गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की बात कर ली, महानदी अपवाह तंत्र भी हमने देख लिया और साथ में नर्मदा अपवाह तंत्र भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। बेटा आज के इस क्लास में हमको क्या देखना है, दो और जो अपवाह तंत्र बच जाता है, एक है आपका सोनगंगा अपवाह तंत्र और एक है आपका ब्रह्मांडी अपवाह तंत्र। ब्रह्मांडी अपवाह तंत्र बस नाम मात्र के लिए है, दो चार पॉइंट्स है उसको अपन कवर कर लेंगे और साथ में सोनगंगा अपवाह तंत्र भी आज अपने को कवर करना है। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सकें बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, सभी बच्चे जल्दी से आएंगे और लाइव आते साथ एक बार मेरे को कमेंट करके बता देंगे बेटा क्या मेरी आवाज क्लियर है एकदम। ओके, देन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में हमको चर्चा करना है। हमने महानदी अपवाह तंत्र देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? तो आपको एकदम बिना सोचे जवाब दे देना है कि महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है क्योंकि 56% एरिया ये कैप्चर करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अपवाह तंत्र कौन सा है तब आप क्या आंसर करेंगे? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अपवाह तंत्र कौन सा है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है क्या? चलिए अब आगे बात करेंगे हम सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। कुछ क्लियर अगर आपको विजिबल नहीं है तभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक एक चीज, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन आपको क्लियर करवाया जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र की हम बात कर रहे थे। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर होने से, क्या बोला जा रहा है बेटा, छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियां ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। सबसे पहली बात, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को दो हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है बच्चे, है ना, ये हम अच्छे से जानते हैं। ये अगर हमारा छत्तीसगढ़ है, इसको अगर मैं बीच से विभाजित कर देती हूं तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तर कहलाएगा, है ना, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको आप दक्षिण के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? दक्षिण के नाम से जानेंगे। अब आपसे जो लाइन में कहा गया है कि छत्तीस के उत्तर भाग का ढाल ऊपर की ओर होने के कारण, मतलब ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसकी ढलान ऊपर की तरफ है बच्चे, ऊपर की तरफ क्योंकि इसकी ढाल है, इसी वजह से यहां पर की जो नदियां हैं ये बिल्कुल ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं। ऊपर की ओर प्रवाहित होती है मतलब यहां से मान लो नदी निकल रही है तो ऐसे करके ऊपर की ओर बहेगी, ना कि नीचे की ओर बहेगी। रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि उसकी जो ढाल है वो ऊपर की ओर है, इस वजह से। चलिए अब आगे क्या बताया जा रहा है देखते हैं। यहां पर क्लियर किया गया है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? आपकी सोनगंगा है जो छत्तीसगढ़ के ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यह अपवाह तंत्र राज्य की तीसरी बड़ी अपवाह तंत्र है। सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहली अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमने चर्चा किया था गोदावरी अपवाह तंत्र था और तीसरे नंबर पर याद रखेंगे सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र को माना जाता है। अब यहां से कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। जो आपकी तीसरी अपवाह तंत्र है जिसको सोनगंगा अपवाह तंत्र के नाम से आप जान रहे हैं, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये कितना जगह कैप्चर करता है, राइट। तो ध्यान रहे कि ये 13.13% एरिया घेरता है। कितना परसेंट बेटा? 13.63%। कितना? 13.63% एरिया घेरती है, धारण करती है। साथ ही 78.78 हजार, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु नदी कहा गया है और ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि हिरण्यबाहु नदी के नाम से किसको जाना जाता है? आपको पता होना चाहिए बच्चे कि सोन नदी को ही हिरण्यबाहु नदी के नाम से जाना जाता है और किसमें जाना जाता है? तो संस्कृत साहित्य में जाना जाता है। क्लियर हो गई क्या बातें? चलिए अब थोड़ा सा मैप आपको दिखाती हूँ, हालांकि कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि बाकी नदियों के बारे में आपको अभी पढ़ना ही है ना। ये सोम नदी का डायग्राम है जो कि कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। कोशिश करिए अगर आपको समझ में आ जाता है तो, मेरे ख्याल से तो आपको समझ नहीं आना चाहिए पर फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर से बता देती हूँ। एक एक चीज को हम अभी क्लियर करेंगे नीचे में, लेकिन मैप के माध्यम से कम कम एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कौन कौन सा पर्वत कहाँ कहाँ पर आपका पड़ा हुआ है। ठीक है क्या? चलिए देखिए, सबसे पहली बात, ये आकृति आपको क्या समझ में आ रही है? अरे यार रुक जा, चलो ये वाली आकृति देखो। ये आकृति जो दिख रही है आपको, ये आकृति क्या कुछ जानी पहचानी सी लग रही है आपको? इस आकृति को कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? बताओ जल्दी से, किसकी आकृति है ये?
तो ये जो मैंने अभी बॉर्डर बनाया है ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ की आकृति है। अब एक छत्तीसगढ़ का जो मैप है अगर आपके माइंड में क्लियर हो चुका है तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये ऊपर वाला पोर्शन है अपने को दिख रहा है, और ऊपर वाला पोर्शन मतलब हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी की बात होगी, यहीं पर आपका किसका बात होगा, कोरिया का बात होगा, यहीं पर आपके सूरजपुर का भी बात होगा, यहीं पर आपके बलरामपुर का भी बात होगा, और नीचे से यहाँ पर आपको सरगुजा का भी बात होगा। ठीक है, मैं पूरा ऊपर एरिया की बात कर रही हूं। तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे बेटा ये कॉर्नर में एक पर्वत आपको दिख रहा है, ये कौन सा पर्वत है, तो इसको आप कैमूर पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सा, कॉर्नर में जो आपको पर्वत दिख रहा है सबसे पहले आपका कैमूर पर्वत पड़ेगा। कैमूर पर्वत के जस्ट बगल में आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको देवगढ़ की पहाड़ी दिखेगी। कौन सी पहाड़ी दिखेगी बेटा, एक लोकेशन आपके इस मैप के माध्यम से क्लियर होने वाला है, राइट। देवगढ़ की पहाड़ी आपको यहां पर से दिख जाएगा। उसके बाद ये पूरा ही आपका छत्तीसगढ़ में आ जाता है। इस एरिया में आप आएंगे तो इस एरिया में कौन सा एरिया दिखेगा, ये पूरा का पूरा आपको जसपुर पाट वाला एरिया दिखेगा। जसपुर का सामरी पाट, पंडरा पाट, जारंग पाट, ये सब हमने देखा था। मांड नदी जहां से निकल रही है ये सारा कुछ हमने यहाँ पर से क्लियर किया हुआ था। ये नीचे में आपको दिख रहा है एक पर्वत, और एक नीचे में आपको दिखेगा छुरी मातृंगा की पहाड़ी के नाम से हम जिसको जानते हैं। क्लियर, ये पहाड़ है बेटा, यहाँ से कुछ कुछ नदियां आपकी निकलती हैं। अब कुछ कुछ नदियां मतलब कौन कौन सी नदी निकलती है ये मैप के माध्यम से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, डिटेलिंग करते हैं नीचे में ताकि चीजें आपको समझ में आ सके। फिलहाल यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सोन नदी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये वाली जो बॉर्डर दिख रही है आपको यहाँ पर से देखो, ये छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है कुछ यहाँ पर से लेकर के यहाँ पर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, और ये आप देखिए छत्तीसगढ़ को बिल्कुल टच करते हुए आपकी सोन नदी ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और ये आपकी सोन नदी हो गई। थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं क्या, दिखेगा नहीं लेकिन चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर जरूर हो जाएंगी। देखिए यहां पर से देखेंगे थोड़ा सा, ये वाली बॉर्डर की मैं बात कर रही थी। अगर हम छत्तीसगढ़ का मैप समझ रहे हैं तो ये जो लाइन है ये आपकी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊपर वाली लाइन हो गई। ठीक, अब ये छत्तीसगढ़ का यहां पर और यहां पर अगर हम मान लें तो ये आपका उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया बच्चे। और सोन नदी यहां पर कहां से निकल रही है, तो सोन नदी की अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन दिख रही है ना ये सोन नदी की है, यहां से बिल्कुल जाती है और ऊपर की ओर उत्तर प्रदेश साइड में ये चली जाती है। क्लियर हो गई, बस एक मैप में सिर्फ आपको देखना था और कुछ नहीं करना था। ये नदी आपको दिख रही है आपकी रिहंद नदी है। कौन सी नदी है, आपकी रिहंद नदी जो नीचे की ओर आ रही है, वहीं पर सोन नदी आपके ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे नेयूर नदी, यहीं पर आपको दिखेगी बनास नदी, ये सारी नदी के बारे में हमको चर्चा करना है। क्लियर हो गई क्या बातें, चलिए अब थोड़े से देखते हैं डिटेल की तरफ जहां पर आपको चीजों को याद रखना है एमसीक्यू के फॉर्म में। देखेंगे सोन नदी अपोहा तंत्र की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सोन नदी अपोहा तंत्र की बात कर रहे हैं। तो सोन नदी अपोहा तंत्र में सबसे मेन चीज जो हो जाता है वो हो जाता है उसकी सहायक नदियों के बारे में आपको पता होना, राइट, कि सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होती है। तो ध्यान देंगे सोन नदी अपोहा तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है। सबसे पहले तो हम सोन नदी का उद्गम जान लेते हैं कि आखिर ये नदी आपकी निकलती कहां पर से है। देखिए सोन नदी का जो उद्गम है इसके सहायक नदी के क्रम में हम जानेंगे। पहले तो सोन नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी जिसको बनास नदी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं बेटा, इसको बनास नदी के नाम से जाना जाता है। और बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, आप बताएंगे। बनास नदी का जो उद्गम है वो मांझ टोली की पहाड़ी से होता है। कहां से निकलती है बनास नदी, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। जो बनास नदी है ये मांझ टोली की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा, मांझ टोली की पहाड़ी से निकलती है। भरतपुर तहसील में पड़ता है। अब ये भरतपुर तहसील किधर पड़ता है, तो जो भरतपुर तहसील है ये आपके मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में पड़ता है। चीजें क्लियर हो गई क्या। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया बनास नदी, बनास नदी कहां से निकलती है, एक बार में याद रखो, बनास नदी मांझ टोली की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, मांझ टोली की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, मांझ टोली की पहाड़ी से निकलती है। अब ये मांझ टोली कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, बस इतना याद रखो सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करेंगे यह जो पहाड़ी है, जो मांझ टोली की पहाड़ी की मैं बात कर रही थी अभी, ये मांझ टोली की पहाड़ी आपके देवगढ़ की पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। अब देवगढ़ की पहाड़ी कहां है, तो मैंने आपको मैप में क्लियर किया था कि जस्ट आपका कैमूर पर्वत के बगल में लंबा चौड़ा जो पर्वत हमको दिखा था वो देवगढ़ की पहाड़ी थी, राइट। समझ में आ गई क्या बात है बेटा, तो देवगढ़ की पहाड़ी का ही एक हिस्सा है आपका मांझ टोली का पहाड़ी, और इसी मांझ टोली की पहाड़ी से आपकी बनास नदी निकलती है। क्लियर, विसर्जन की बात कर ले, आखिर ये नदी मिलती कहां पर है जाकर के, तो याद रखेंगे डेम्भा गांव के समीप सोन नदी में जाकर के ये मिल जाती है। अब डेम्भा गांव किधर पड़ता है, तो डेम्भा गांव आपका शहडोल जिला में पड़ता है बेटा। अब शहडोल जिला कहां होता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है।
बातें क्लियर हो गई क्या? तो हम बात कर रहे हैं सोन नदी की सहायक नदी। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? आपकी बनास नदी है, मांझटोली की पहाड़ी से निकलती है। मांझटोली की पहाड़ी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में, और वहां से बहते बहते वो मध्य प्रदेश में चली जाती है, और मध्य प्रदेश में जाकर के फाइनली कहां पर बेटा? डेम्भा गांव में। कौन सी जगह पर? डेम्भा गांव में, मध्य प्रदेश में शहडोल में जाकर के ये मिल जाती है। क्लियर? जलप्रपात की बात कर लें तो बनास नदी पर एक जलप्रपात है जिसको रामदा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, एकदम नहीं भूलना है। रामदा जलप्रपात ये कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे जो रामदा जलप्रपात है ये बनास नदी पर ही स्थित है, और कहां पर? तो ध्यान रहे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में ही है। अब ये याद रखना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि अभी जस्ट हमने चर्चा किया कि जो बनास नदी है वो आपके छत्तीसगढ़ में तो बहती ही बहती है, पर वो मध्य प्रदेश में भी बहती है। इसी वजह से तो मध्य प्रदेश में जाकर के आपकी सोन नदी से मिल जाती है ना। कहां पर? तो शहडोल में। ये बातें क्या हमारी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? तो याद रखेंगे बनास नदी मांझटोली की पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से निकलती है, और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में ही एक जलप्रपात बनाती है, और उस जलप्रपात का क्या नाम है बच्चे? रामदा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। प्रवाह की बात कर ले तो मनेन्द्रगढ़ से निकल रही तो मनेन्द्रगढ़ में तो बहेगी ही बहेगी, इसके अलावा शहडोल जिले की सीमा पर भी ये प्रवाहित होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बॉर्डर बना रही है ये। क्लियर? सहायक नदी की बात कर ले थोड़ी सी, तो बनास नदी की जो सहायक नदी है, बनास नदी में बाईं ओर से आपकी गोहिरादी, ओदारी और झानपार नदी मिलती है। किसकी बात कर रही हूं बेटा? बनास की सहायक नदी की बात कर रही हूं। तो बनास नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? गोहिरादी, ठीक है, ये कहां से मिलती है? बाएं ओर से, मतलब ऊपर की ओर से आकर के मिलती है। ओदारी नदी, ठीक है, और उसके बाद है आपकी झानपार नदी। दक्षिण की ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो दक्षिण की ओर से रंपा नदी मिलती है, इसके अलावा आपकी मुआही नदी मिलती है, और इसके अलावा आपकी कोरमार नदी भी मिलती है। बातें क्या क्लियर हो गई? चले बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे गोपद नदी। गोपद नदी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। बनास नदी का सिर्फ उद्गम पूछा गया था, और किसकी सहायक नदी है ये पूछा गया था। ये दो चीज भी आप अगर याद रख लेते हैं बेटा तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी कहां मिलती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी, ये आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब गोपद नदी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोपद नदी का सबसे पहले उद्गम पूछा जाता है। आपको याद रखना है गोपद नदी का जो उद्गम है वो सोनहट की पहाड़ी से निकलती है। सोनहट का पठार मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में ही पड़ता है ना। तो गोपद नदी भी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से ही निकलती है। पहाड़ी का क्या नाम है? तो सोनहट के पहाड़ के नाम से, आप पठार के नाम से आप इसको जानते हैं। विसर्जन सोन नदी में जाकर मिल जाती है। याद ये रखेंगे कि गोपद किसकी सहायक नदी है? तो बताएंगे गोपद सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी बेटा? सोन नदी की। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो गोपद नदी की सहायक नदी है गोइनी, गोपद से गोइनी याद रखो। उसके बाद पड़ता है आपका नेयूर, नेयूर के बाद आपका सेहरा, फिर आपका पड़ जाता है मोहन नदी। क्या याद हुआ? ये सब किसकी नदी है बेटा? तो ये सब आपके गोपद नदी की ही सहायक नदी है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। विशेष करके याद रखेंगे कि जो गोपद नदी है ये मध्य प्रदेश की सीधी व छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। याद रहेगा क्या? मध्य प्रदेश और आपका कोरिया, कोरिया मतलब पहुंच गए हम ऊपर, तो मध्य प्रदेश और कोरिया इनके बीच में सीमा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो ये आपकी गोपद नदी। क्लियर? तो मध्य प्रदेश की सीधी और छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले इनके मध्य सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी बेटा? गोपद नदी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें? अब आगे हम बात करेंगे नेयूर नदी के बारे में। नेयूर नदी के बारे में क्या याद रखना है अपने को? ध्यान रहे जो नेयूर नदी है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती पूरा। कौन सी? तो नेयूर नदी। इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल पॉइंट नोट करेंगे आप कि जो नेयूर नदी है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। कहां पर बेटा? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीमा बनाने का काम कौन सी नदी करती है? नेयूर नदी करती है। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहां तक? मेरे ख्याल से ये स्लाइड आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी हमने चर्चा में कर लिया, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आगे भी बनेंगे उसको भी अपन कवर करते हुए चलेंगे। अगर यहां तक स्लाइड क्लियर है थम्स अप कीजिए ताकि अपन आगे बढ़ सकें जल्दी से, और कोई कंफ्यूजन अगर यहां तक है तो आप पूछें। और जितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं भाई बहुत ही प्यार से सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे, फीडबैक देना एकदम नहीं भूलेंगे, है ना, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एकदम क्लियर? ओके, देन आगे बढ़ते हैं फिर फटाक से, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। अब हम बात करेंगे रिहंद नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में बच्चे? रिहंद नदी के बारे में। और रिहंद कितना इंपॉर्टेंट है आपको अभी पता चल जाएगा। चलो देखो रिहंद नदी के बारे में कैसे आपके प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान
तो ध्यान देना है। देखिए, रिहन नदी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, रिहन नदी का प्राचीन नाम क्या था? आप बताएंगे रिहन नदी को ही रेणुका, रेहर या रेंड नदी के नाम से जाना जाता है। लास्ट टाइम रेंड नदी से प्रश्न आपका बना हुआ था। ठीक, तो याद रखेंगे, रिहन नदी को ही रेंड नदी कहा जाता है, रिहन नदी को ही रेणुका नदी कहा जाता है, और जो रिहन नदी है इसको ही बेटा आपके रेहर नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो रही है बातें? अब नामकरण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर रिहन को रिहन कहा क्यों गया था, क्या ऐसी खास बात है या क्या ऐसी विशेषता है। तो आपको बता दें, जो रिहन नदी है इसका जो नामकरण है, किंवदंती अनुसार जमदग्नि ऋषि की पत्नी परशुराम की माता रेणुका यहां नदी के रूप में प्रवाहित होती है, ऐसा माना जाता है। बात समझ में आया? आखिर इस रिहन नदी को रिहन नदी क्यों कहा गया, तो इसका रीजन बताया गया है कि जो परशुराम की माता थी, परशुराम की माता का क्या नाम था? रेणुका नाम था। परशुराम की माता का क्या नाम था? रेणुका नाम था। और रेणुका नदी ही मतलब जो रेणुका माता है वही नदी के रूप में यहां पर प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको रेणुका कहा जाता है। किसको? रिहन नदी को। रीजन समझ आ गया ना? और किसके अनुसार बेटा? तो किंवदंती के अनुसार ये जो फैक्ट है वो सामने में आपके रखा गया है। अब परशुराम के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी रेणुका और परशुराम की माता थी। क्लियर ना? उद्गम की बात कर लें थोड़ी सी, तो रिहन नदी छुरी मातृंगा की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? छुरी मातृंगा की पहाड़ी से निकलती है। अंबिकापुर तहसील आपका सरगुजा पड़ जाएगा। क्लियर हो रही है क्या बात है? छुरी मातृंगा की पहाड़ी मतलब आपको सीधा सरगुजा जाना है। कहां जाना है? सरगुजा। और यहां से आपकी रिहन नदी निकलती है। आगे बात करेंगे विसर्जन। तो रिहन नदी सोन की सहायक नदी बिल्कुल नहीं भूलना है। जो रिहन नदी है वो सोन नदी की ही सहायक नदी है, तो ये बात आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं, सोनभद्र जिला में ये जाकर के मिलती है ना, जो रिहन नदी है वो सोनभद्र जिला में जाकर के सोन नदी से मिलती है। अब इसकी कुल लंबाई की बात कर ले, 145 किलोमीटर है बच्चे। सोन नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आखिर बहती कहां पर है। तो याद रहे, सरगुजा में से, क्योंकि सरगुजा से निकल रही तो सरगुजा में तो बहती है। इसके अलावा आपके सूरजपुर में भी बहती है और बलरामपुर में भी ये बहती है। और उसके बाद फिर कहां? तो सोनभद्र जिला में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। क्लियर? छत्तीसगढ़ में बहती है। अगर राज्य की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में भी बहती है और उत्तर प्रदेश में भी बहती है। कौन सी नदी? रिहन नदी की बात हो रही है। रिहन नदी आपके छत्तीसगढ़ में पूरा सरगुजा वाला हिस्सा, मतलब ऊपर वाला हिस्सा ले लो पूरा, है ना, यहां पर तो प्रवाहित होती ही होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ मात्रा में बहती है और उत्तर प्रदेश में भी कुछ मात्रा में बहती है। ये बात एकदम नहीं भूलना है। तटीय स्थल की बात कर ले कि आखिर आपकी जो नदी है कौन सी? रिहन नदी, इसके तट में कौन कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो एक पुरातात्विक स्थल है जिसको आप महेशपुर के नाम से जानते हैं। पुरातात्विक स्थल है ना महेशपुर, जो आपके सरगुजा में पड़ता है, यह आपके रिहन नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके आगे बात कर ले सहायक नदी की, तो रिहन की ही जो सहायक नदी है इसको घुनघुट्टा नदी कहा जाता है, मोरनी नदी है, महान नदी, एक नदी का नाम है महान, है ना, सूर्या नदी से प्रश्न पूछा गया है, गोबरी, खरपारी और क्या क्या है आपकी गोकनाई, पीपर कछार और रामदिया, ये सारी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदी बेटा? रिहंद की सहायक नदी है। याद रहेगा अपने को क्या? चलिए, अब जलप्रपात इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिहन नदी पर एक जलप्रपात है जिसको रक्सगंडा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। रक्सगंडा जलप्रपात कहां है? तो र से रक्सगंडा और र से रिहन नदी, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये जलप्रपात है कहां, ये भी आपके लिए याद रखना जरूरी है। तो ये पड़ता है बेटा आपके सूरजपुर में। कहां पड़ता है? सूरजपुर में पड़ता है। क्या इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई? हम बात कर रहे हैं रिहन नदी के बारे में। रिहन नदी कहां से निकलती है? आप बताएंगे छुरी मातृंगा की पहाड़ी अंबिकापुर से ये नदी जो है निकलती है। कहां पर जाकर के मिलती है और कहां, कौन सी नदी में जाकर के मिलती है? आप बताएंगे जो रिहन नदी है ये जाकर के कहां पर? सोन नदी में और सोनभद्र जिला में जाकर के ये क्या करती है? मिल जाती है। अब इसके जलप्रपात आप याद रखेंगे रक्सगंडा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और ये जो रक्सगंडा जलप्रपात है ये भी आपके सूरजपुर में ही मौजूद है। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक बना लो। कैसे ट्रिक बनाना है? तो रक्सगंडा को रिलेट कर दो सूरज से। सूरज नाम के लोग राक्षस के बराबर होते हैं, ऐसा करके ट्रिक बना लो, ठीक है। अब किसी का नाम अगर सूरज हो गया यार तो प्लीज माइंड नहीं करेंगे, ये बस एक ट्रिक था। रक्सगंडा राक्षस से रिलेट कर सकते हैं और राक्षस कौन होते हैं? तो सूरज नाम के लड़के लोग भाई राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं।
ठीक है क्या? तो रक्सगंडा याद हो गया अपने को, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब जिसका भी नाम सूरज होगा एकदम माइंड नहीं करना, बता दे रही हूँ, ये सिर्फ एक ट्रिक था। ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं थोड़े से परियोजना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक परियोजना भी चलता है जिसको गोविंद वल्लभ पंत परियोजना के नाम से जाना जाता है और इसे ही रिहंद बांध भी कहते हैं। तो याद कैसे रखोगे? रिहंद नदी पर रिहंद बांध है। कैसे याद रखना है बेटा? रिहंद नदी पर रिहंद बांध है और रिहंद बांध को ही गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है ना, छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है आपका रिहंद नदी पर जो बांध है। कौन सा बांध? तो मैंने बताया आपको, गोविंद वल्लभ बांध। कैसे याद रखोगे? तो याद रखना, रिहंद नदी पर गोविंद जी नहाने जाते थे, रिहंद नदी पर गोविंद जी नहाने जाते थे, तो गोविंद बांध है भाई, पर छत्तीसगढ़ में नहीं है, आपके यूपी के मिर्जापुर में ये पड़ता है। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है आपको। क्लियर? बेसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बोल्ड करके लिखा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिहंद नदी पर एक बेसिन भी है जिसको सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम? देखो इतने बार पूछा गया है लाइन से, सीजीपीएफएम में, सीजीपीएससी में, सब में पूछा गया है। तो रिहंद नदी पर जो बेसिन है उसको सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है। याद हो गया क्या अपने को? सिंगरौली बेसिन कहाँ स्थित है, आप बता पाएंगे क्या कि रिहंद नदी पर स्थित है? पढ़ना पड़ेगा बेटा। देखो जो फ्रेशर बच्चे हो सकते हैं उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा आपको, लग भी होगा यार इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे, पर पढ़ना है, मुकाम हासिल करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत से डरोगे तो फिर कैसे आपके सपने पूरे होंगे? बात समझ में आ रहा है ना? कि अगर जुनून है आपके अंदर अपना सपना को पूरा करने का, मतलब एनी हाउ दिन रात एक कर दो, पर एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल शरबत के जैसे घोल करके पी जाना है। कहीं से भी मैडम कबू पूछ देवा तुम हम तुरंत बताओ, ये वाला चीज होना चाहिए। बात आ रही बेटा? क्योंकि हम जब पहली बार कोई चीज करना चालू करते हैं ना, तो पहली बार में हर चीज हमको मुश्किल लगता है, पर जब हम वो करते रहते हमको आदत हो जाता है ना। तो फर्स्ट टाइम जो बच्चे फ्रेशर, जितने भी फ्रेशर बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा टफ लगेगा, नो डाउट, लेकिन आप जब पढ़ते जाएंगे बार बार इन्हीं चीजों को, तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है क्या? चलिए, तो यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर। सिंगरौली बेसिन में पूछूंगी तो आप बताएंगे क्या कि सिंगरौली बेसिन कहाँ पर है? तो वो आपके रिहंद नदी पर है, रेहर नदी पर है या रैंड नदी पर है। क्लियर बातें? आगे बात करेंगे विशेष करके क्या याद रखना है। तो रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरगुजा की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो रिहंद नदी को ही सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। अब यहीं पर से फिर से एक तो प्रश्न तो बनता है भाई कि बस्तर की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? जल्दी से आप बताएंगे। मैंने बताया सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को हमने कहा, बस्तर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को कि बस्तर की जीवन रेखा किसको कहते हैं? फास्ट कमेंट करेंगे। चलिए, अब इसी क्रम में हम बात करेंगे कन्हार नदी के बारे में। कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से होता है बेटा? उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्गम से हमेशा प्रश्न आपका बनता ही बनता है। ठीक, तो कन्हार नदी की बात करें, कन्हार नदी का जो उद्गम है वो बखोना चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चे? बखोना चोटी। कहाँ? बखोना चोटी। कहाँ? बखोना चोटी से। ठीक, और ये गिधा धोती याद रखेंगे, खुड़िया पठार करके, और ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके जसपुर में। बस ये भी याद रख लो, सफिशिएंट है। हम बात कर रहे हैं कन्हार नदी के बारे में। कन्हार नदी कहाँ से निकलती है बेटा? याद रखेंगे, कन्हार नदी बखोना की चोटी से निकलता है। किस? कहाँ से? बखोना। अब कैसे याद रखेंगे मैडम जी? भूल जाते हैं। याद रखिए, जब भी कान्हा जी का बखान निकलता है तो दिन भी कम पड़ जाता है ना। जब कृष्ण लीला हम सुनते हैं या कृष्ण लीला हम करने की कोशिश करते हैं या कृष्ण लीला मूवी में भी देखते हैं, तो इसको हम बखान कहते हैं। मतलब कान्हा जी का जहां बखान हो तो वहां पर समय भी कम पड़ जाता है। बस यही याद रख लेना। कन्हार जब भी दिखे, मैडम ने क्या बताया था? कान्हा जी का बखान करने के लिए उतरे तो दिन भी कम पड़ जाता है। और बखान से याद रखेंगे क्या बेटा? बखोना चोटी। क्लियर? तो कन्हार नदी कहां से निकलती है? बखोना चोटी से निकलती है। बखोना चोटी कहां पड़ते हैं ये जरूर से आप याद रखेंगे, लोकेशन भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे, है ना। तो कन्हार नदी जसपुर के बखोना चोटी से निकलती है। विसर्जन सोन नदी में ही मिलती है। कहां पर? तो सोनभद्र जिला में ये भी मिलती है, बिल्कुल रिहंद नदी के ही तरह। इसकी लंबाई बेटा 115 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र कहां है? जसपुर में बहती है, बलरामपुर में, फिर उसी एरिया से सीधा ऊपर चली जाती है और सोनभद्र जिला में जाकर के आपकी कहां से मिल जाती है? सोन नदी से मिल जाती है। क्लियर हो रही बातें? आगे बात करेंगे। यह जो नदी है ये बलरामपुर में डीपाडीह तथा घुघरी के मैदान में प्रवेश करती है। डीपाडीह मतलब बलरामपुर, याद आ गया ना। ठीक है, तटीय स्थल की बात कर लें तो कन्हार नदी के तट पर भी कुछ पुरातात्विक स्थल बसे हुए हैं। कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है? तो ये जो डीपाडीह मैंने बोला ना बलरामपुर वाला, ये खुद अपने आप में एक पुरातात्विक स्थल है। तो याद रखेंगे डीपाडीह पुरातात्विक स्थल
कौन सी नदी के तट पर है, ऐसा पूछा जाता है। आपको बताना पड़ेगा बलरामपुर में मौजूद है, कन्हार नदी के तट पर ये स्थित है। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे, यह स्थल कन्हार, गलफुआ और सूर्या नदी के संगम पर स्थित है। एकदम नहीं भूलेंगे, एकदम, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है। कन्हार नदी, गलफुआ नदी और सूर्या नदी, इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने ये करवाया आपको, है ना, तो अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए था। चलिए अब थोड़ी सी सहायक नदी की बात कर लेते हैं। महानदी, बहुत लेट हो गई तुम आज, ठीक है, चलिए कोई नहीं, रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा शुरू से, है ना। आगे बात करेंगे सहायक नदी के बारे में। अब कन्हार नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो एक है आपके बाएं तट से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है, ये याद रखेंगे। तो कन्हार नदी में बाएं तट से सूर्या नदी आकर के मिलती है, चनान नदी आकर के मिलती है, सेंदूर नदी और कोसी नदी। याद रहेगा क्या आपने को, क्लियर हो गई क्या बातें। हम कन्हार नदी की बात कर रहे हैं, सूर्या नदी आकर के मिलती है, ठीक है, यही चनान नदी याद रखेंगे, यही सेंदूर नदी याद रखेंगे और यही कुर्शा नदी आपको याद रखना है। दाएं तट से गलफुल्ला, सेमरखार, रीगर और चेर्रा नदी, इनको आपको रटना है, रटो, जैसे याद करना है करो, पर ये सारी नदियां आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि प्रश्न यहां से बनता है बेटा। चलो अब थोड़ी सी जलप्रपात पर आ जाते हैं कि कन्हार नदी पर कौन सा जलप्रपात है। देखो इसके बाद जो मेरी क्लास होगी ना, उस पर मैं सीजी ज्योग्राफी का जलप्रपात ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अब यहां पर से आप एक एक क्या बोलना चाहिए, जिला और एक एक नदी पर जो जलप्रपात बना हुआ है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी हम नदी पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे जरूरी जो चीज है, एक तो उसका उद्गम कहां से हो रहा है ये जरूरी है, वो कहां पर किस नदी से मिल रही है ये जरूरी है, और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है बेटा कि उस नदी पर कहां पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। बातें समझ आ रही है। तो हमने देखो जलवायु वाला पोर्शन कर लिया, पर्वत पठार हमने पढ़ लिया और आपका खनिज हमने पढ़ लिया है ना, और इसके साथ साथ नदी अफवाह तंत्र आज की क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। मिट्टी हमने पढ़ लिया है। अब महत्वपूर्ण जो आपका बच जाता है वो हो जाता है आपका जलप्रपात। जलप्रपात वाला पोर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सामने आ रहा है वो अपन कवर करेंगे। बातें क्या क्लियर हो रही है, मतलब मोटा मोटा सीजी ज्योग्राफी का जो बड़ा बड़ा चीज था ना वो हमने यहाँ पर से क्लियर कर लिया है, ठीक है क्या। इसके अलावा सबसे पहले वाले क्लास में मैंने आपको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सिखाया हुआ था कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप बनाया जाता है, कौन कौन सा जिला कब कब आकर के मिला था। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट करें एक बार जाकर के चेक करेंगे, और एप्लीकेशन में जो बच्चे नए नए ज्वाइन हुए हैं बेटा एक बार आप कंटेंट में जाकर के विजिट करेंगे, ठीक है क्या। चले तो यहां तक चीजें हमारी एकदम क्लियर। जलप्रपात की बात कर लेते हैं। तो आपका जो कन्हार नदी है, यहीं पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कन्हार नदी की बात कर रहे हैं क्या। तो ध्यान रहे कोठली जलप्रपात, क से कन्हार, क से कोठली, कैसे याद रखोगे, क से कन्हार, क से कोठली। तो कोठली जो जलप्रपात है वो आपके कन्हार नदी पर स्थित है। इसके अलावा चनान नदी में भी पवई जलप्रपात स्थित है, एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों ही आपकी किसकी सहायक नदी है, हम सोन नदी की सहायक नदी की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही है क्या बातें बेटा। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर स्थित है, और दूसरे नंबर पर मैंने बताया चनान नदी पर कौन सा, पवई जलप्रपात है। चनान नदी पर पवई जलप्रपात है। पवई जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो याद रखना चनान नदी पर। कैसे याद रखोगे, पवई जलप्रपात कहाँ है, सीधा आपसे एग्जाम में पूछ दिया तो पवई को सीधा रिलेट कर दो पाव भर चना से। मैडम ने क्या बोला था, पवई जैसे ही दिखा आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मैडम ने बोला था पवई से पाव भर, और पाव भर क्या, पाव भर चना, और चना से याद रखेंगे चनान नदी। क्लियर हो गई क्या बातें बच्चे। चले अब आगे बात करेंगे विशेष करके आपको क्या याद रखना है। तो ध्यान देंगे यह नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है भाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात क्या क्लियर बच्चे, आपकी जो कन्हार नदी है किसकी किसकी सीमा बना रही है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ओडिशा मतलब झारखंड, है ना। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो सीमा है ये आपकी कन्हार नदी बनाती है। साथ में बोलो किसकी किसकी सीमा बनाती है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़, इसकी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो आपकी कन्हार नदी बनाती है। क्लियर हो गया क्या बेटा। तो ये आपका सोनप्रयाग था, सोनप्रयाग बोल दो या सोनगंगा बोल दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसकी सहायक नदी के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से डिटेलिंग कर ली। मेरे ख्याल से आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होंगी, राइट। अब जो लास्ट आपका प्रपात बच जाता है जिसको आप ब्रह्माणी नदी अफवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, इसको भी इसी क्लास में अपन कवर करेंगे। छोटी सी है ब्रह्माणी नदी, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, सिर्फ उद्गम वगैरह पूछ लिया जाता है, वो भी अपन देख लेते हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं ब्रह्माणी नदी के बारे में। तो सबसे पहली बात, ब्रह्माणी नदी का कुल अफवाह तंत्र देख लो, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों ये ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ब्रह्माणी नदी इसका जो अफवाह तंत्र है वो 1.03% है। कितना बेटा, 1.03% कैप्चर करता है ये एक जगह को। किसकी बात हो रही है, ब्रह्माणी नदी अफवाह तंत्र की बात हो रही है। क्लियर है क्या। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र
कितना जगह कितना प्रतिशत घेरती थी, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि जो नर्मदा नदी है ये कितना जगह कैप्चर करती थी, परसेंट में ही आपको बताना है। ब्रह्माणी मैंने क्लियर कर दिया, 1.03% ये जगह आपकी घेरती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 1423 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। अब इस तंत्र की सहायक नदी से प्रश्न बनता है, बस जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो ब्रह्माणी नदी है इसकी कुछ सहायक नदी है। कुछ सहायक नदी मतलब कौन कौन सी सहायक नदी है, तो एक जो सहायक नदी है ब्रह्माणी की वो है आपकी शंख नदी। शंख नदी कहाँ बहती है बेटा, तो शंख नदी आपके छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और वही ब्रह्माणी की एक और नदी है जिसको कोयल नदी के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड में बहती है। क्या याद हो गया अपने को, कैसे याद रखेंगे, ब्रह्मा जी बिल्कुल शंख बजाते थे, कैसे याद रखोगे, ब्रह्मा जी शंख बजाते थे और कैसे, तो कोयल के जैसे। याद हो गया क्या, ब्रह्मा जी शंख बजाते थे कोयल के जैसे, ब्रह्मा जी शंख बजाते थे कोयल के जैसे। बस यहीं से याद रहना चाहिए कि ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्माणी, शंख इसकी सहायक नदी है, कोयल के जैसे से याद रखोगे कोयल नदी जो कि झारखंड में आपकी बहती है। अब यहां पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट का टाइम देंगे। अच्छा ये नहीं होगा यहाँ पर से ऊपर, इसी में देखो यहाँ पर आपको दिख रही है छत्तीसगढ़ का मैप है, कैसे और कौन सी नदी मिल रही है अपने को समझ में आ रहा है क्या। हम बात करें ब्रह्माणी नदी के बारे में, ये डायग्राम आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तब आपको लोकेशन याद हो पाएगा। और यहाँ पर से आपको दिख जाएगा कि ये जसपुर वाला क्षेत्र है, आपका जसपुर का सामरी पाट वाला हिस्सा है, ठीक है। अब यहीं पर से आपको दिख रहा होगा कि ये जो नदी है ये कौन सी नदी है बेटा, ये आपकी कोयल नदी है। कौन सी नदी है, कोयल नदी है, और यही आपकी ब्रह्माणी अपवाह तंत्र है। यहाँ पर से आप देखेंगे ये शंख नदी थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा आपके छत्तीसगढ़ में बहती है, बाकी पूरा ये बाहर में बहती है। थोड़ा सा जो हिस्सा निकला हुआ है ना, यही आपका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है और ये आपकी शंख नदी कहलाएगी, ये आपकी कोयल नदी हो गई, क्लियर। और इस प्रकार से ये आपकी ब्रह्माणी नदी हो जाती है। बातें क्या क्लियर हो गया बेटा, तो ये ब्रह्माणी अपवाह तंत्र था, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मैंने बोला था ना ब्रह्माणी एकदम थोड़ा सा जगह बस याद रखेंगे, 1.03 एरिया कैप्चर करती है। सहायक नदी याद रख लेना, ब्रह्मा जी शंख बजाते हैं बिल्कुल कोयल के जैसे, तो शंख और कोयल नदी ये इसकी सहायक नदी हो गई। बातें क्या क्लियर। तो इस प्रकार से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था सीजी ज्योग्राफी का वो कवर कर लिया, नदी वाला एरिया हमने एकदम कवर कर लिया। ब्रह्माणी नदी यहाँ पर से हमारी क्लियर हो गई, सोन गंगा भी हो गया, महानदी भी हमने देख लिया, नर्मदा भी देख लिया, गोदावरी अपवाह तंत्र भी देख लिया। अब अगर मैंने जितना आपको पढ़ाया है बेटा, ये पांचों का पांचों अपवाह तंत्र, सिर्फ इतना ही आप अगर पढ़ लेते हैं ना सफिशिएंट है, इससे एक्स्ट्रा आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए एकदम सफिशिएंट है। बस रट डालो पूरा जितना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उद्गम से लेकर के कहां पर मुहाना बना रही है, कौन कौन सहायक नदी, एवरीथिंग, कौन सा जलप्रपात है, जलप्रपात तो खैर अभी मैं करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ये सारी बातें अगर आप पढ़ लेते हैं तो विश्वास कीजिए मेरा 10 ठो बुक आपको छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए सफिशिएंट है ये जो कंटेंट है। क्लियर है क्या। इसी के साथ करती हूँ क्लास को ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस वही बोलूंगी कि अगर क्लास मस्त समझ में आ गया है, सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप जरूर से दिया कीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक का इंतजार रहता है मेरे को बहुत ही बेसब्री से, ठीक है। और शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा, ताकि फ्रेंड्स लोगों तक आपका पहुंच सके। क्लियर। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।